क्लास इंग्लिश प्रोज बुक से चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है अ गर्ल विद अ बास्केट, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है। इस लेसन की कुछ पिक्चर्स के साथ बहुत इजी मेथड से हिंदी समरी की स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस ये यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे और 1915 में जब भारत आज़ाद हो गया था और भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रीडम इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम में ये इंडिया विजिट के लिए आए। इंडिया में इन्होंने एक स्लो ट्रेन से और न्यू दिल्ली टू बरेली बाई कार से यात्रा की। बरेली से रानीखेत तक फ्री स्लो ट्रेन से गए और इस बीच इन्होंने जो भारत दर्शन किया, भारत के लोगों से मिले, उनकी फीलिंग्स, इंडिया के कल्चर्स और जो भी इन्होंने देखा उनको एक रिपोर्ट तैयार करते गए। ये भारत से और भारत के दर्शन और लोगों से बहुत इम्प्रेस हुए। कैसे? आइए इस स्टोरी के माध्यम से हम आगे जानते हैं। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए इंडिया विजिट पर रवाना हुआ। न्यू दिल्ली से बरेली तक मैं एक स्लो कार से आया और बरेली से रानीखेत के लिए मैंने एक स्लो ट्रेन का सहारा लिया। मेरा मकसद भारत की संस्कृति, सुंदरता, लोगों के विचारों को सभी को जानना था। अतः मेरी यात्रा बहुत सुखद थी। मैं रानीखेत की ओर बढ़ा, जो एक छावनी का स्टेशन था। 120 मील दूरी तक फैला हुआ था और पूरा बर्फ से ढका हुआ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैंने देखा कि ये ट्रेन जंगलों के, शहरों के, गांवों के बीच से होकर गुजर रही थी। सबसे पहले मैं हर एक स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती, मैं स्टेशन पर अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतर जाता और लोगों की तलाश करता जो मुझसे अच्छी तरह से टॉकिंग कर सके। लेकिन 3 लोगों के बीच में मैं एक ऐसे मनुष्य को ढूंढने में सक्सेस होता जो मुझसे टॉकिंग कर सके। मैं इंडिया के उस दिन के जो न्यूज़पेपर में घटना थी उस विषय पर, कॉमन जीके के क्वेश्चन पर, या जो संसार की मेन प्रॉब्लम थी उनके बारे में उनसे क्वेश्चन पुट अप करता और उनके विचारों को मैं नोट करता जा रहा था। स्टेशन पर जो भी मुझे मोस्टली पीपल दिखाई दिए वे अलग अलग धर्म के, अलग व्यवसाय के थे। जैसे वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुम्हार, हॉकर्स, भिखारी, प्रीस्ट, सोल्जर्स, वे अन्य इस तरह के व्यक्ति थे। लेकिन मैंने देखा कि सभी उनमें से अधिकतर नंगे पैर थे और उन्होंने लूज गारमेंट्स पहन रखे थे। मैंने कुछ स्टेशंस पर ऐसा भी देखा कि जहां पर अनेक मंकीज थे। कुछ मंकीज उनमें जंपिंग कर रहे थे, कुछ मंकीज जो मदर थी अपने बच्चों को पकड़े हुए थी, अपनी गोद में लिए हुई थी, उन्हें सपोर्ट किए हुए थी और फूड की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। हमारी ट्रेन आगे बढ़ती रही। आगे ऊपरी गंगा का मैदानी भाग था जो बहुत उपजाऊ था। उस समय पर मैंने देखा कि गंगा का पानी बाढ़ के कारण मटमैला हो चुका था और इसने सैकड़ों हजारों एकड़ धान की फसल को डुबा रखा था। आगे बढ़ने पर कुछ गांवों के दृश्य देखे। गांव में मोस्टली घर जहां से हम गुजर रहे थे वो मड और काउडंग से मिक्स करके बने हुए थे। उनकी जो वॉल्स थी वो भी कच्ची मिट्टी की ही थी।
उस समय उस पर पंपकिन की बेल फैली हुई थी और जिस पर फूल खिले हुए थे। उन मकानों की छतें फूस और घास से बनी हुई थी, जिसे छप्पर कहते हैं। इस तरह मेरी यात्रा आगे बढ़ती गई। उत्तर में आगे बढ़ने पर जो रास्ता था वे जंगल से होकर गुजर रहा था। जंगल भी इतने घने थे कि उसमें मनुष्य के सर से ऊंची ऊंची जंगली घास, कुछ ओकेशनल ट्री और जैसे बांस के पेड़ आदि उगे हुए थे। इतने भयंकर जंगल थे कि उनमें पाइथन, कोबरा, एलिफेंट जैसे जंगली इंसेक्ट ने जानवरों ने अपना घर बना लिया था। आगे चलने पर बीच बीच में कुछ बरगद और पीपल जैसे पवित्र पेड़ भी दिखाई दिए। हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही एक स्टेशन पर पहुंचे तो एक अजीब सी घटना मेरे सामने घटित हुई। ट्रेन स्लो थी। जैसे ही ट्रेन रुकी मैं अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतरा, लेकिन यह क्या, कुछ बच्चों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। ये बच्चे तरह तरह के हैंड वीविंग आर्टिकल्स बेच रहे थे। हर एक बच्चा अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उसकी ओर अट्रैक्ट होऊं और उससे कुछ न कुछ हैंड वीविंग थिंग परचेज कर लूं। पता करने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि वास्तव में ये बच्चे ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, अर्थात ये शरणार्थी बच्चे थे। एक्चुअली जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 9 मिलियन लोगों ने धर्म परिवर्तन के डर से अपना रेजिडेंस छोड़ दिया था और वे पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। बेचारे खुद भी गरीब थे, लेकिन उन्हें ये बताया गया था कि इंडिया में उन्हें सुंदर पक्के घर मिलेंगे और सभी फैसिलिटी दी जाएगी। बेचारे जब अपनी यात्रा पाकिस्तान से शुरू करते हैं तो उन्होंने अपनी बिलोंगिंग कुछ दिनों का ही सामान लिया, लेकिन जैसे जैसे वे पैदल यात्रा करते गए उनका सामान खत्म होता गया और बहुत जल्दी ही वे आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ मनी हो गए। बेचारे अब रास्ते में जहाँ भी भूख प्यास से गिरते उनमें से वहीं पर कुछ लोग मरने लगे। कोई भी उनकी सेवा या सहायता करने को आगे नहीं बढ़ा। जो जीवित बचे वे आकर इस शहर में, जो पहले से ही गरीब था और थोड़ी आबादी वाला कृषि प्रधान क्षेत्र था, यहाँ आकर सड़क के किनारे अपनी कपड़े और घास फूस से झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। इनके पेरेंट्स अपनी जीविका के लिए छोटी छोटी हैंड वीविंग थिंग बनाते थे, जैसे बांस के और पंखे और अलग तरह के छोटे छोटे खिलौने। और ये बच्चे इन चीज़ों को स्टेशन पर बेचते थे, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये थे वहाँ पर पहले से ही लोग इतने गरीब थे कि उनकी एनुअल इनकम बहुत लो थी। उन्हें 2 समय की रोटी मिलना भी बहुत कठिन था। ऐसी अवस्था में अब वो इन शरणार्थियों से कैसे टोकरी या हैंड वोविंग थिंग परचेज कर सकते थे। सो ये स्टूडेंट जब भी किसी ऐसे अमीर आदमी को देखते तो उस पर टूट पड़ते, और यही कारण था कि ये बच्चे मुझ पर टिड्डियों की भांति टूट पड़े। इनके बीच में मैं ऐसा अपराधी सा बन गया था कि मैं हाथ पैर हिलाने में भी अनेबल था। मैंने उन बच्चों से कुछ पंखे, टोकरी और अनेक पर्पज के लिए कुछ अन्य आर्टिकल्स परचेज किए। मैंने देखा कि इन बच्चों के बीच में एक 9-10 साल की प्यारी सी बच्ची खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक हैंड वुवन बास्केट थी। वह अपनी टोकरी को भी चाहती थी कि मैं खरीदूं, लेकिन वास्तव में मुझे और सामान की आवश्यकता नहीं थी और मेरे पास कोई ऐसी बड़ी चीज़ भी नहीं थी जिसमें मैं इन सामान को रख सकूं। मैंने उसकी फीलिंग को समझा और उसे ग्रेजुएटी के तौर पर एक
हैंडफुल चेन जो थी अपनी पॉकेट से निकाली और उसकी टोकरी में डाल दी। मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे टोकरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये धन तुम्हें से प्रेम भेंट करना चाहता हूँ। लेकिन ये है क्या, मैंने एक पल में ही ये रियलाइज किया। मैंने देखा कि उस छोटी सी बच्ची ने, जो बिल्कुल रफ से ड्रेस में थी, जिसके कपड़े कह सकते हैं कि बिल्कुल फटे पुराने चीथड़े थे, बहुत गरीबी हालत में थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने बड़ी शालीनता से अपना फेस ऊपर किया और अपनी टोकरी से वे सारे पैसे कलेक्ट करके मुझे वापस दे दिए। अब मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन था कि मैं वो टोकरी खरीद लूं। अतः मैंने उससे वे टोकरी खरीद ली और उसे पुनः फिर धन दिया। लगभग 1.30 सेंट होंगे। उस बच्ची ने अपने आंसू पोंछे, स्माइल किया और उस धन को लेकर दौड़ती हुई लाइन के किनारे, जो उसके झोपड़ी थी, जो घास और कपड़े से बनी हुई थी, मुस्कुराती हुई उधर दौड़ लगाने लगी। मुझे अनुभव हुआ कि बेचारी को उस दिन अच्छी आमदनी हो गई है, लेकिन उस बच्ची से मेरे मन पर बहुत अधिक इम्प्रेस हुआ। मैं उस बच्ची को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैंने अपनी टॉकिंग के समय प्रधानमंत्री जी को बताया कि एक कारण यह भी है जिसे देखकर मैं भारत को प्रेम करने लगा हूँ। मैंने भारत के सभी लोगों को देखा, चाहे वे गांव में निवास करते हों या बड़े ऊंचे पदों पर होकर किसी बड़े शहर में निवास करते हों, लेकिन मैंने देखा उन सभी में अपने देश के प्रति सम्मान है, आदर है और सभी लोग शालीन हैं। इस छोटी सी बच्ची जो एक गंदे से वातावरण में पली बड़ी थी, जिसको ग्रामर का ज्ञान नहीं था, जिसको मैनर्स भी नहीं थे, लेकिन इस बच्ची में भी मुझे संस्कार और शालीनता की भारत की एक झलक दिखाई दी। यही कारण है कि मैं इंडिया को लाइक करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये इस लेसन की हिंदी समरी थी। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।